हेलो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी बुक्स क्लास 6 हिस्ट्री का हमारे अतीत भाग फर्स्ट का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। लेसन नंबर फर्स्ट हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा हो तो पिछली वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। उसमें आपने पूरा लेसन रीड भी कराया है और साथ ही कुछ मोस्ट क्वेश्चनों का एनालिसिस भी किया है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल सी शायरी सुनाती हूँ, फिर हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। देर से बनो पर ज़रूर कुछ बनो, देर से बनो पर ज़रूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। देखो, इस लेसन में मानव के जीवन के बारे में बताया है कि उसका जीवन आखेट यानी आखेट करता था ना, पहले शिकार खेलता था, फिर खाद्य संग्रह यानी भोजन इकट्ठा करने लगा और उसके बाद भोजन उत्पादन। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की इसमें पूरी कहानी बताई गई है। तो देखो, यह है तुषार। तो तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। अब देखो, दिल्ली से चेन्नई जा रहा था तो दिल्ली कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, भारत की राजधानी, और चेन्नई तमिलनाडु में। तो कितना डिफरेंस आ गया उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर। तो दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वे बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधों पर खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करना शुरू की थी। क्योंकि 150 साल पहले तो रेल चलती नहीं थी, और बस तो इसके कुछ दशक बाद आई, यानी पहले रेल आई उसके बाद बस आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि सभी लोग यात्रा तो क्या करते थे, पहले जानवरों पर यात्रा होती थी, घोड़ों पर, ऊँट पर, ठीक है। और अब जब गाड़ियाँ आ गई तो गाड़ियों पर यात्रा होती है। आरंभिक मानव आखिर भी इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखेटक यानी शिकार करने वाले और खाद्य संग्राहक यानी इकट्ठा करने वाले। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो वो इकट्ठा करते थे, इसलिए तो उन्हें क्या कहा गया? संग्राहक। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। अब वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे तो कोई कारण तो होंगे ना, तो उसके बहुत से कारण थे, ठीक है। तो पहला कारण ये कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों फलों जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। क्योंकि अगर एक ही जगह रहते रहेंगे तो वहाँ की सामान खत्म हो जाएंगे, वहाँ के फल पेड़ पौधे सब खत्म हो जाएंगे। दूसरा कारण ये कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। बस शिकारी जानवर इधर से उधर घूमने चले जाते, जंगलों में निकल जाते हैं। अब लोग बाग भी शिकार किया करते थे तो उनकी तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाया करते थे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। भाई, कभी किसी पेड़ में पतझड़ का मौसम ही होता है, किसी में फल कब आते हैं, किसी में फूल कब आते हैं, तो उसके अनुसार भी वो घूमते थे। और चौथा कारण ये है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो ये चारों कारण हो सकते हैं जिसलिए मानव इधर से उधर जाया करता था। क्योंकि ज़्यादातर सभ्यताएं भी प्राप्त हुई हैं तो वो नदियों के किनारे पानी जहाँ होता था वहीं मिली हैं। खुदाई में जो हमें मिले हैं तो नदियों के अवशेष ज़रूर मिले हैं। तो ये 3-4 कारण हो सकते हैं जिस वजह से मानव इधर से उधर जाया करता था।
आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं, यानी पुरातत्वविद पढ़े थे ना हमने, जो प्राचीन चीज़ों की खुदाई करते हैं, पिछले लेसन में हमने पढ़ा था। तो ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिसका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए हों। अब देखो ये क्वेश्चन बन गया कि जो प्राचीन काल उसमें औजार किस किस चीज़ के बनते थे, तो पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के। ठीक है, अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम तो पत्थर तो कर देंगे, पर हम ये भी सोच सकते हैं कि औजार लकड़ियों और हड्डियों के भी बन सकते हैं। तो इसमें आप ऑप्शन में कर सकते हो ना कि पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के भी औजार बनाए हों। इनमें से पत्थर के औजार आज भी बचे हैं। अब देखो हड्डियों के और लकड़ियों के तो गल गए होंगे, लेकिन पत्थर तो नहीं गलता ना, तो पत्थर के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। आजकल हम धातु के औजार इस्तेमाल करते हैं, पहले पत्थर के औजारों को इस्तेमाल किया जाता था। भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। देखो लकड़ियों का उपयोग ईंधन में तो होता ही था, और साथ साथ झोपड़ियां भी बनती थी लकड़ी की, और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो लकड़ियों का उपयोग कितना सारा हो गया। अब देखो ये कुछ औजार दे रखे हैं, ये पत्थर के औजार बने हुए ना। अब देखो इनसे क्या काम कर रहा है मानव। बाएं, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। इसमें देखो पत्थर के औजार से जड़ खोद रहा है ना ये खाने के लिए। और दाएं इस वाले चित्र में जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। तो प्राचीन काल में कैसे वस्त्र पहनते थे? जानवरों की खाल से, और उनको पत्थर के औजारों से सिला जा रहा है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, रहने की जगह निर्धारित करना। अब देखो इंसान ने रहने की जगह कैसे निर्धारित की। मानचित्र 2 को देखो। अब इसमें एक मानचित्र दे रखा है, अभी मैं आपको बताऊंगी। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो इसमें आपको बताती हूँ मानचित्र में देखो ये मानचित्र दे रखा है। अब इसमें देखो ये जो त्रिकोण वाला निशान है ना, रेड त्रिकोण आपको नजर आ रहे होंगे, इसमें भीमबेटका, हुसगी और कुरनूल की गुफाएं, यहाँ पे हमें आखेटक और इसके संग्राहकों के साक्ष्य मिले हैं। और इसके अलावा ये जो लाल निशान है ये किसके हैं? पुरा पाषाणिक पुरास्थल, यानी सबसे प्राचीन जो पुरास्थल है वो यहाँ पे मिले हैं। इसके अलावा जो ये वाले डिब्बे में ये नवपाषाणिक स्थल हैं, कोलडीवा, हल्लूर और पयमपल्ली, ये है नवपाषाणिक स्थल। और एक है महापाषाणिक पुरास्थल, तो उसमें ये ब्रह्मगिरी और ही एक ये आदिलचुर, ये 2 स्थान हैं जो कि महापाषाणिक पुरास्थल है। लेकिन अब मेन क्या है, पुरापाषाणिक का बताया, इसमें 3 है, कुरनूल, हुसगी और भीमबेटका। तो ये पुरास्थल इसमें सबसे प्राचीन बताए गए हैं। देखो भीमबेटका है जो आधुनिक मध्य प्रदेश, वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है ना, उस वहाँ पर स्थित है ये भीमबेटका। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं, क्योंकि हमने लेसन फर्स्ट में पढ़ा था, नर्मदा नदी आपको बताई थी, तो नर्मदा नदी भी मध्य प्रदेश में ही है। अब क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने ये जगह क्यों चुनी होगी? हमको ऊपर आंसर मिल गया ना इसका, क्योंकि यहाँ पे उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी, इसीलिए उन्होंने रहने के लिए जगह चुनी थी। क्योंकि पहले मकान तो हुआ नहीं करते थे, लोग बाग गुफाओं में रहते थे, फिर उसके बाद झोपड़ियाँ बनाने लगे थे। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें, क्योंकि पत्थर अच्छा होगा तभी तो वो अच्छी सी औजार बना सकेंगे। देखो शैल चित्रकला, इनमें से क्या पता चलता है? अब ये एक शैल पे बना हुआ चित्र है, शैल यानी पत्थर, पत्थर पर बना ही चित्र है। अब इस चित्र को देखिए क्या समझ में आ रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे एक जानवर भाग रहा है और उसके पीछे कोई शिकारी भाग रहा है। ठीक है, तो जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ ही दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बहुत बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। अब देखो नीचे कुछ शैल दिए गए हैं, उनको देखो। देखो ये शैल दे रखी है ना, ये पहाड़ों के फोटो दे रखे हैं, इन्हीं में गुफाएं और इन्हीं के अंदर बहुत से
चित्र बने हुए हैं। अब देखो पुरा स्थल, तो पुरा स्थल किसे कहते हैं? पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। यानी जो प्राचीन काल में जो खुदाई हुई है उसी को पुरा स्थल कहा गया है, जहां से ये सब कुछ औजार, बर्तन, इमारतें मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। अब ये जो पुरास्थल है इनके बारे में हम अगले लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी इतना ही है इसके बारे में। अब देखो आर्ट 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो, तो अभी हमने कुरनूल गुफा देखी थी ना, उसमें देखो यहाँ राख के अवशेष मिले। अब देखो क्या क्वेश्चन बन रहा है कि राख के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। अब ये क्वेश्चन बन गया ना कि राख के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो कुरनूल गुफा से। कहाँ से प्राप्त हुए? कुरनूल गुफा से। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो इन सब के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आग का प्रयोग करते थे। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? आज हम भी तो इसीलिए करते हैं भाई, हम खाना बनाने के लिए भी करते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी आग का प्रयोग करते हैं। अब देखो ये नाम और तिथियाँ, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातात्विदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण कहते हैं, यानी सबसे पहला काल है, जो सबके आरंभ का काल है, उसे तो क्या कहते हैं? पुरा पाषाण काल। ठीक है, पुरा पाषाण काल के साथ करना, जैसे प्राचीन काल, पैसे प्राचीन, पैसे पुरा पाषाण। ये दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। ये नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। तो ये नाम किस लिए रखा? पत्थरों के औजार प्राप्त हुए थे ना वहाँ पर। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक के दौर का माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब देखो पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर यानी बाद का पुरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग। अब देखो पर्यावरणीय बदलाव होने लगे, धीरे धीरे पर्यावरण बदलाव आते रहते हैं, तो उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण। देखो मैं से तो मध्य पाषाण और मैं से ही मेसोलिथ, ऐसे याद कर लिया करो, मतलब समझ के डायग्राम से। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन एक एग्जाम में आ चुका है कि जो मध्य पाषाण काल था उसके औजारों को क्या कहते हैं, तो माइक्रोलिथ। क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ, बहुत छोटे। माइक्रो यानी भी छोटा ही होता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा गया। अब देखो नव, ने से नव, ने से नया, तो नव पाषाण युग नहीं नया युग। नव पाषाण का क्या मतलब होता होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हमने पुराने स्थानों के लिए उन नामों को प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। तो मतलब कि अलग अलग काल में अलग अलग नाम दिए गए हैं, वो हम पिछले अध्याय में पढ़ेंगे। अब देखो बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। अब देखो जैसे जैसे समय आता है वैसे वैसे जलवायु भी बदलती जाती है। पहले मौसम में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, अब ज़्यादा गर्मी होने लगी है। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। तो ये क्वेश्चन ही बन सकता है कि मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत कब बनी थी, तो पुरापाषाण काल में, प्राचीन काल में। अब देखो खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो मानव ने अब क्या करना शुरू कर दिया? खेती शुरू कर दी और पशुपालन की शुरुआत कर दी। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज
प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, यानी अपने आप ही उगने लगे थे प्राकृतिक रूप से। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे ये भी सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार रहते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। यानी पहले तो वो प्राकृतिक रूप से उगने लगे खुद ही, और फिर जब बच्चों ने, महिलाओं, पुरुषों ने देखा कि कैसे उगते हैं, कब कटते हैं, इनको हम खा सकते हैं, तो उन्होंने फिर उसके बारे में सीख लिया और धीरे धीरे वो क्या बन गए, कृषक बन गए। ठीक है। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। भाई हम बाहर कुछ रख देते हैं तो जानवर आके खा लेते हैं ना, तो उन्होंने क्या करा, उनको पालतू बनाया। अब सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वे कुत्ते का जंगली पूर्वज था। अभी क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया है, तो वो कुत्ते को बनाया गया था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घर के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। क्या बन गए? पशुपालक, यानी जानवरों को पालने वाले। अब देखो, क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया होगा? क्यों बनाया गया होगा कुत्ते को ही पालतू? भाई कुत्ता सबसे वफादार जानवर होता है, वो हमारी रखवाली भी कर सकता है, इसीलिए बनाया गया होगा। अब देखो, एक नवीन जीवन शैली। अब मानव के जीवन में क्या परिवर्तन आया कि नवीन जीवन शैली आई। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। देखते हैं ना, हम कोई बीज डालते हैं तो कुछ तो महीने लगा देता है, कोई 2 महीने, कोई साल भर लगा देता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। तो बीज उगाएंगे, हम कोई फसल उगाएंगे तो उसकी देखभाल तो हमें करनी पड़ेगी, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। तो क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। भाई अब जैसे जैसे उनके जीवन विकसित होने लगा तो वो सभी काम करेंगे ना। जब वो फसल बो रहे हैं तो वो टोकरियाँ भी बनाएंगे, वो बड़े बड़े बर्तन भी बनाएंगे, सभी काम वो करते जाएंगे। अब देखो आगे जाके क्या परिवर्तन आया। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। देखो, जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। तो क्या कह सकते हैं हम, पशुपालन क्या है? भोजन के भंडारण का एक तरीका है, क्योंकि पशुओं से हमें दूध भी मिलता है और मांस भी मिलता है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में बात करें। अब आरंभ यानी पहले के जो कृषक थे और जो पशुपालक थे उनके बारे में हमको बताएंगे। ये देखो, मानचित्र 2 हमने देख ही चुका है। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिखे? उसमें कुछ नीले वर्ग थे। इनमें से प्रत्येक बिंदु जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। तो हमने जो मैप देखा था ना, उसमें कुछ नीले वर्ग भी दिखा रखे हैं जब पशुपालक और कृषकों के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए। तो सबसे महत्वपूर्ण कहाँ पाए गए? पश्चिमोत्तर क्षेत्र। पश्चिमोत्तर क्षेत्र कौन सा होगा भारत के नक्शे में? इधर वाला, ठीक है, जो राजस्थान पड़ता है ना इधर पश्चिम में, और एक आधुनिक कश्मीर उत्तर भारत में क्या पड़ता है? आधुनिक कश्मीर, ठीक है। और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में एक पूर्वी भारत, असम, म्यांमार, इधर पूर्वी भारत आ गया, और दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं? केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, ये सब दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक क्या करते थे? खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते थे। ठीक है, इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं।
ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे, क्योंकि खुदाई में कुछ जले हुए दानों के अवशेष भी मिले हैं। तो उनको वैज्ञानिक उनकी रिसर्च करते हैं, उनका खोज करते हैं। वैज्ञानिकों ने इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। तो वैज्ञानिकों को जो भी मिलता है वो क्या करते हैं, उसकी पहचान करके बताते हैं कि अनाज किसका है, या हड्डियाँ किस जानवर की हैं। अब देखो, हमने मानव के जीवन की पूरी यात्रा पढ़ ली। अब मानव कहाँ गया, स्थायी जीवन की ओर, यानी अब स्थायी तरीके से जो रहने लग गया, जैसे हम आज रह रहे हैं, उसकी ओर अब बता रहे हैं। तो देखो, पुरातत्वविदों को कुछ पुराने स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। देखो, हमने देखा होगा ना, कालीबंगा की खुदाई, हड़प्पा मोहनजोदड़ो खुदाई, वहाँ मकानों के अवशेष मिले हैं ना बहुत सारी जगह। तो जैसा कि बुर्ज होम, अब बुर्ज होम कहाँ पर है, वर्तमान कश्मीर में। जो कश्मीर है अपना, वहाँ पर है बुर्ज होम। ये क्वेश्चन बन सकता है कि बुर्ज होम कहाँ स्थित है, तो वर्तमान कश्मीर में। तो बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। अब देखो, ये क्वेश्चन बन रहा है, गर्तवास किसे कहते हैं, तो गड्ढे के नीचे बने घरों को गर्तवास। और ये कहाँ मिले हैं गर्तवास के साक्ष्य, बुर्ज होम में। तो ये क्वेश्चन बन गया ना, दो क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। अब इनमें गड्ढों में घर बनाएंगे तो उतरेंगे कैसे, कूद के तो जाएंगे नहीं, सीढ़ियाँ ही बनी होती थी। इसमें उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं, क्योंकि पहले पत्थर के औजार बनते थे, तो बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार मिले। इनमें से कई ऐसे जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया। यानी पुरापाषाण तो जो क्या था, प्राचीन था, मैंने बताया था ना आपको, पुरापाषाण प्राचीन युग, उससे अलग थे, तो उन्हें क्या कहा गया, नवपाषाण युग का माना गया। इनमें से वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। यानी धार पैनी किससे करते थे, पॉलिश चढ़ाकर। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। हमने भी देखा होगा, पहले ओखली और मूसल चलता था, उससे ही सब कुछ कूटा पीटा जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तरयुगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ठीक है, कैसे बनाए जाते थे, हड्डियों से। अब देखो, ये औजार के चित्र हैं, ठीक है, जिनमें से कुछ मोटे हैं, कुछ पतले हैं, कुछ नुकीले, अलग अलग तरीके के ये औजार हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण यानी उन पर डिजाइन बने हुए होते थे। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। अब देखो, क्या क्वेश्चन बन रहा है कि कपड़े बुनने के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता था, कपास का। कपास के पौधे से तो बनती ना कपड़े। अब देखो, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 में हमने मेहरगढ़ देखा था ना, तो ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। अब देखो, क्वेश्चन क्या बन रहा है कि मेहरगढ़ कहाँ पर पड़ता है, तो ईरान जाने वाले रास्ते पर। कहाँ, ईरान जाने वाले रास्ते में बोलन दर्रे के पास। किस दर्रे के पास, बोलन दर्रे के पास। मेहरगढ़ संभवतः वे स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालन सीखा था। अब क्या क्वेश्चन बन रहा है कि कहाँ के स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था, तो मेहरगढ़ के स्त्री पुरुषों ने। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ भी मिली है। मेहरगढ़ से बहुत सी हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। अब देखो, ये आप डायग्राम देख रहे हो, ये मेहरगढ़ से प्राप्त एक घर है। देखो, इसमें अलग अलग कमरे नज़र आ रहे हैं ना आपको। देखो, मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है, क्या हमारे घर भी इसी तरीके के होते हैं। अब देखो, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के जो सगे संबंधी होते थे ना,
उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। अब देखो ये क्वेश्चन बन रहा है कि कहाँ की कब्रों में मृतकों के साथ सामान भी रखे जाते थे, तो मेहरगढ़ की। ठीक है, मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया हो। अब देखो ये कब्र है, इसमें ये देखो एक लाश है, कंकाल है ना, और इसी के पास एक बकरी है, तो बकरी को भी रख दिया गया ताकि मरने के बाद वो उसको खा ले। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र, क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? अब बताओ बकरी का कंकाल कहीं आपको समझ में आ रहा है क्या? लेकिन पर वहाँ पे सामान भी रखा करते थे। तो दोस्तों लेसन तो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अन्यत्र कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं, वो देख लेते हैं। इसमें देखो फ्रांस में गुफा की गई एक चित्रकारी है। एक फ्रांस जो देश है वहाँ पे एक गुफा है, उसमें एक चित्रकारी दी गई है। एटलस में हम फ्रांस ढूंढेंगे तो हमको फ्रांस मिलेगा। ये चित्र फ्रांस की गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। तो इस चित्र की खोज कहाँ पे की गई थी? फ्रांस में। और किसने की थी? 4 स्कूली बच्चों ने की थी, और लगभग 100 साल पहले। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए थे। ये चित्र कब बनाए गए थे? 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअर को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। अब देखो ये दिख रहा है ना आपको, गेंडा है, कोई भैंसा है, इनको गहरे रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। अब देखो उपयोगी शब्द, आखेटक, खाद्य संग्राहक, पुरास्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, लघुपाषाण, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग, कब्र, ये सब हमने बीच बीच में लेसन में पढ़े हैं। देखो एक नवपाषाणिक पुरास्थल, नवपाषाण यानी नया जो पाषाणिक पुरास्थल है। एटलस में तुर्की ढूंढो। अब देखो हमने जो एटलस देखा था उसमें बता रहे तुर्की को ढूंढना है। तो नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चाताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर। अब देखो ये क्वेश्चन बन सकता है कि चकमक पत्थर कहाँ का फेमस है? तो सीरिया का। लाल सागर की कोड़ियाँ, अब कोड़ियाँ कहाँ की? लाल सागर की। और भूमध्य सागर की सीपियाँ, देखो भूमध्य सागर में क्या पाई जाती है? सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। अभी तो देखो पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था, पहिए का आविष्कार तो अब आने वाले टाइम में होगा। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। अब देखो कुछ एक दो छोटे क्वेश्चन है, उन्हें कर लेते हैं। देखो आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि गुफाओं में उनको हवा पानी से सुरक्षा मिला करती थी ना। घास वाले मैदानों का विकास साल पहले हुआ। कब हुआ था? हमने पढ़ा था ना, जलवायु बदली थी, तो 12,000 साल पहले घास वाले मैदानों का विकास हुआ था। अब ये बड़े क्वेश्चन इनको हम नहीं करेंगे। तो दोस्तों हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आप अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। आप पूरे लेसन को पढ़ना और जो जो आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स नज़र आए उनको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।